अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 सेकंड ईयर बायोलॉजी का। तो चैप्टर का नेम है रेस्पायरेशन। ठीक हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि रेस्पायरेशन जो है वो क्या चीज़ है। रेस्पायरेशन आपके सामने हमारे पास, हमें अक्सर हम ये बात समझते हैं कि रेस्पायरेशन जो है ना वो सिर्फ जो है ना वो सांस लेने का जो प्रोसेस है जिसमें हम ब्रीदिंग करते हैं, सिर्फ वही रेस्पायरेशन है। ऐसा नहीं है। रेस्पायरेशन के एक्चुअली दो टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पे देखें, इसमें एक होती है इंटरनल रेस्पायरेशन, एक होती है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो इंटरनल रेस्पायरेशन है इसको हम लोग जो है वो सेलुलर रेस्पायरेशन भी कहते हैं। इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास 10th के अंदर। तो इसको हम लोग जो है वो सेलुलर रेस्पायरेशन भी कहते हैं। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें सेल के अंदर जो ग्लूकोज है वो ब्रेक होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और उसके ज़रिए एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, स्टोर होती है सेल के अंदर। इसको हम नाम देते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन का, या इसको हम नाम देते हैं इंटरनल रेस्पायरेशन का। ठीक हो गया। उसके बाद फिर एक होती है टाइप एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। ठीक है। ये जो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन है ये होती है ऑर्गेनिज्म के लेवल पे, यानी कि जो पूरे का पूरा जो ऑर्गेनिज्म होगा वो इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। पूरे का पूरा जो ऑर्गेनिज्म होगा वो इसमें ब्रीथिंग करेगा। इसमें वो क्या करेगा, इसमें वो ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से इनहेल करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने ब्लड में से लंग्स के ज़रिए, सांस के ज़रिए जो है वो बाहर निकाल देगा। ठीक है। इसको हम नाम देते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन का। तो ये आपने दो जो डेफिनेशन हैं ये आप लोगों ने कर लेनी है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फिर प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन है वो किस तरह होती है, उसके क्या क्या फेजेस होते हैं उसको हम स्टडी करेंगे। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में जो इसमें यहाँ पे टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है। प्रॉपर्टीज बतानी है रेस्पिरेटरी सरफेस की, यानी कि जिस तरह आपको पता है कि हमारे हमारे जो पास जो है वो होते हैं लंग्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं रफ से बना रहा हूँ। लंग्स जो होते हैं इनके अंदर जो होती हैं एल्वोलाई। ठीक है ना। इसके अंदर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे मज़ीद डिटेल के अंदर भी। इसमें आपको पता है कि इसमें होती हैं एल्वोलाई। ठीक है ना। एल्वोलाई जो होती हैं ये ऐसी सरफेस है जिसको हम, जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होती है उनका एक्सचेंज होता है। बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में के अंदर आती है इन एल्वोलाई के जरिए। इसी जगह को, इस जगह को हम कह सकते हैं कि ये रेस्पिरेटरी सरफेस है। तो रेस्पिरेटरी जो सरफेस है जहाँ पे रेस्पिरेशन हो रही है, यानी कि जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है या एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हो रहा है, उस जगह को, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जहाँ पे हो रहा है उस जगह को हम क्या नाम देते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस का। ठीक हो गया। ये वाली जगह जिस तरह हमारे लंग्स हैं इसमें एल्वेलाई वगैरह होती हैं। तो इस सरफेस को किस तरह का होना चाहिए अच्छी रेस्पिरेशन करवाने के लिए, अच्छी ब्रीदिंग करवाने के लिए, या गैसीय एक्सचेंज का अच्छा होने के लिए। तो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यही इसकी डेफिनेशन है कि एरिया वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस कॉल्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। एक तो आपको ये बात पता हो जो मैंने बता दिया आपको। नंबर 2, ये किस तरह की होनी चाहिए, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। उसने बुक में ABC की फॉर्म में 5 प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। इसको आपने पॉइंट बना के याद कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी रेस्पिरेटरी सरफेस है वो मॉइस्ट हो। मॉइस्ट बोलते हैं ऐसी ज़रा वो नमी वाली हो, क्योंकि नमी वाली जगह से जो गैसीज एक्सचेंज है वो ज़्यादा अच्छा होता है। और वो परमिएबल हो। परमिएबल का मतलब है इसमें से एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो इजीली हो सकता हो। ठीक हो गया। इट मस्ट बी, नंबर 2, इट मस्ट बी थिन, थिन और 1 मिलीमीटर और लेस। इसको 1 मिलीमीटर कम से कम होना चाहिए, या इससे भी बारीक हो, इससे भी पतली हो तो कोई मसला नहीं है और अच्छी बात है। इस क्योंकि 1 मिलीमीटर या इससे कम जो है उसके अंदर से गैसेज एक्सचेंज जो है वो बड़ा अच्छा होता है। इसके बाद क्या है, नंबर 3 पॉइंट, लार्ज सरफेस एरिया। जिस जगह पे गैसीय एक्सचेंज हो रही हो वो जगह का जो एरिया है, जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो हमें पता है कि हमारी जो एल्वेलाई होती हैं इनका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ये बिल्कुल अच्छी एक सरफेस है जहाँ पे गैसीय एक्सचेंज होता है। नंबर 4, गुड ब्लड सप्लाई। जहाँ पे गैसीय एक्सचेंज होनी है, कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी, हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को देख रहे हैं, वहाँ पे जिस जगह पे गैसेस, इन दोनों गैसेस ने एक्सचेंज होने हैं, वहाँ ब्लड की सप्लाई बड़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक हो गया। क्योंकि जितना ब्लड वहाँ पे ज़्यादा आएगा उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी और उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन भी ब्लड के अंदर शामिल हो जाएगी। गुड वेंटिलेशन, नंबर 5। इसमें जो वेंटिलेशन है मतलब कि जो, जिस तरह का हमारे घर में जो है वो
रोशनदान होता है जिससे हवा जो है वेंटिलेशन होती है, हवा क्रॉसिंग होती है हवा की। तो जहाँ पे गैसेस की क्रॉसिंग हो रही है वहाँ पे जो वेंटिलेशन है उनकी क्रॉसिंग जो है वो इजीली बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपके पास जो है प्रॉपर्टीज आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एक डेफिनेशन है, ये आपने कर लेनी है। ओके, नेक्स्ट फिर हम आज हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो है इसका टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। इसके अंदर हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और एक और भी होता है उसको बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है ना, हम आज जो डिस्कस करेंगे वो है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखें जी, अपर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके अंदर दो दो या दो तीन मेन चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आपको मिलेगा नोज, यानी कि नेजल कैविटी मिलेगी, नोज मिलेगा और फेरिंक्स मिलेगा। यानी कि यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, इसको हम नाम देते हैं लैरिंग्स का, या इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स से ऊपर ऊपर जो सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको हम लोग अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का नाम देते हैं। इसके अंदर जो है वो हमारे पास नोज आता है और इसमें फेरिंक्स आता है। ठीक है, हम इसमें पहले नोज को स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद हम फेरिंक्स को देखते हैं कि इसके अंदर क्या फर्दर जो है वो पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें नोज। नोज जो है ये किससे मिलकर बना है? नोज के अंदर जो है बोन्स हैं, कार्टिलेज है एंड टिश्यूज हैं। ठीक है, नोज जो हमारा ये आप सामने देख सकते हैं, ये नोज, इसके अंदर बोन्स हैं, टिश्यूज है और कार्टिलेज बोलते हैं सॉफ्ट बोन को, ये इसके अंदर मौजूद है। ठीक है जी, इसके अलावा नेजल कैविटीज जो हैं इसकी अगर हम बात करें, नेजल कैविटीज आर पार्टीशनड बाय नेजल बोन, नेजल बोन एंड कार्ड नेजल सेप्टम। यानी कि ना एक्चुअली ये बताना ही चाह रहा है कि जो ये हमारा है ना नोज है, ये जो नोज है, इस नोज के यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो है ये दो ओपनिंग्स होती हैं, इनके जरिए एयर जो है वो हमारे यहाँ पे नोज के अंदर, यहाँ से अंदर एंटर होती है। ठीक है, यहाँ से एयर जो है वो एंटर होती है यहाँ पे, इस जगह पे। लेकिन हमें पता है कि जो हमारा नोज है ना, ये पार्ट ये यहाँ डिवाइडेड है। ये आप यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे ये दो हमारे नॉस्ट्रिल है, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, सेंटर में आपको ये ना पार्टीशन नजर आ रही है। ये पार्टीशन थोड़ी सी आगे भी होती है। ठीक है, तो इस पार्टीशन को हम नाम देते हैं किस चीज़ का? नेजल सेप्टम का। मतलब कि जो नेजल कैविटी है वो एक नेजल कैविटी इससे, ये वाला जो ओपनिंग है इससे आगे जा रही है, और एक नेजल कैविटी इसके अंदर से जा रही है। सेंटर में ये एक बॉल सी बनी हुई है, इसको हम सेप्टम का नाम देते हैं। सेप्टम बोलते हैं जो दो चीज़ों को सेपरेट कर रही हो। ठीक है, तो इसके अलावा कह रहा है पार्ट नियर द नोस्ट्रिल्स कॉल्ड वेस्टिब्यूल, यानी कि नोस्ट्रिल्स के करीब जो यहाँ पे ये वाला एरिया है इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? वेस्टिब्यूल का नाम देते हैं। ठीक है, नोज के अंदर क्या होता है? नोज के अंदर हेयर होते हैं, नोज के अंदर म्यूकस होता है, सीलिया होते हैं। ठीक है, ये सर्व एज डिफेंस मैकेनिज्म। ये हेयर जो होते हैं हमारे नोज के अंदर, म्यूकस जो है ये जो वाइट सा लिक्विड सा होता है, फ्लूइड होता है, और सीलिया जो है बाल नुमा स्ट्रक्चर होते हैं सेल्स के ऊपर। ये सारे क्या करते हैं कि ये हमारी बॉडी का को जो है डिफेंस करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं। किस तरह? ये कह रहा है कि स्टॉप पैथोजेंस एंड पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर। पैथोजेंस बोलते हैं डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, उनको ये स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि कोई भी अगर पैथोजन आपके अंदर एंटर होगा सांस के जरिए तो वो हेयर्स के अंदर जो आपकी नोज में होते हैं, म्यूकस के अंदर वगैरह, वो ट्रैप हो जाएगा, उसमें फंस जाएगा, आगे नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो और पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एयर, सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन एयर, सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन एयर, इसको बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर। ये इसके अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं, जो भी टॉक्सिक वगैरह चीज़ें होंगी, वो सारी जो है वो अंदर हमारे लंग्स के अंदर नहीं जा पाएंगी। ठीक हो गया, इनको ये रोक लेंगे। अच्छा, म्यूकस का काम और भी है। म्यूकस क्या करता है? मॉइस्चन एयर, एयर को मॉइस्चन भी करता है। म्यूकस जो ये लिक्विड होता है हमारी नाक के अंदर, ये जो है वो इसको मॉइस्चन भी करता है, ट्रैप करता है। डस्ट पार्टिकल्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन ब्लड कैपिलरी इज प्रेजेंट विच वार्म टेम्परेचर, विच वार्म द इनकमिंग एयर 30 डिग्री सेल्सियस। ये जो एयर है ना उसको मेंटेन करेगी, 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेंटेन करेगी। जो एयर गुजरती है, ठीक है, उसको ये 30 डिग्री पर मेंटेन करती है। ये जो है ना एक्चुअली यहाँ पे आप देखें, ये हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं, ये दो ओपनिंग होती हैं। उसके बाद यहाँ पे सेंटर में एक सेप्टम होता है ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी नेजल कैविटी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। अगर आप यहाँ पे देखें इस तरह करके, ये हमारी जो नेजल कैविटी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है ना,
अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें, ये मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, ये वाली मेम्ब्रेन, ठीक है ना, इससे ये ना इसकी नेजल कैविटी की वॉल है, इसके अंदर ये सेल की लेयर होती है, ठीक है, इस सेल की लेयर को हम नाम देते हैं सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके ऊपर सिलिया होती हैं तो नाम बन गया सिलिएटेड। इससे म्यूकस निकलता है, यहाँ से म्यूकस वगैरह यहाँ पे निकलता है, जिससे यहाँ पे मॉइस्चर वगैरह होता है, लिक्विड सा होता है, और नाम बन गया म्यूकस। तो एक मेम्ब्रेन है तो नाम बन गया सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन। ये वाली भी होती है इधर भी और इधर भी होती है, ठीक है ना। ओके, और ये सारी जो आपको नज़र आ रही है बीच में जगह, ये वाली ये सारी, इसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी। ये सारी क्या है जी, नेजल कैविटी, ये सारी यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ओके, तो ये कुछ बातें आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। अच्छा, अब ना सेकंड पार्ट पार्ट है फेरिंग्स, इसको हम डिस्कस करते हैं। फेरिंग्स का क्या होता है फेरिंग्स। अच्छा, यहाँ से देखिए, नोज से जो एयर जा रही है यहाँ पे, वो भी इस जगह पे पहुंच रही है। यहाँ पे कुछ खाली जगह स्पेस आपको यहाँ पे नजर आ रही है, वो भी यहाँ पे पहुंच रही है। यहाँ से अगर हम कोई खाना वगैरह खाते हैं, वो भी यहाँ से इधर जो है वो पहुंचता है इस जगह पे। तो ये जो बीच में यहाँ पे कुछ खाली जगह होती है, स्पेस होती है, इस सारी की सारी स्पेस को हम ओवरऑल नाम देते हैं फेरिंग्स का। लेकिन फेरिंग्स को हमने डिवाइड कर लिया है, जो ये खाली जगह है, रीजन है सारे का सारा, इसको हमने 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया है। इसके अंदर यहाँ से नेजल कैविटी से हवा, एयर भी आती है, और यहाँ से जो हम फूड खाते हैं वो भी यहाँ तक पहुँचता है। इट इज़ कॉमन फॉर बोथ फूड एंड एयर। We have divided the pharynx into 3 regions. One of them is called as nasopharynx. So how will you remember the nasopharynx? This is your nose and the part of the nasal cavity, और इसके पीछे नेजल कैविटी के बिल्कुल बिहाइंड जो है ना, जो ये वाली खाली जगह है ना, नोज से क्या बन गया, नेजोफेरिंक्स, यानी कि नोज के बिल्कुल पीछे यहाँ पे जो कुछ खाली जगह होगी ये वाले स्पोर्स के, इसको आप क्या नाम देंगे, नेजोफेरिंक्स का, नोज से के पीछे। अच्छा, अगर ये आपकी ओरल कैविटी है, जो हम लोग खाना वगैरह खाते हैं, ओरल कैविटी बोलते हैं। हमारा जो माउथ होता है, माउथ कैविटी होती है, ओरल कैविटी के बिल्कुल जो पीछे यहाँ पे खाली जगह है, इसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंक्स। इसका नाम कैसे बना ओरोफेरिंक्स, ओरल कैविटी से ओरोफेरिंक्स। ये भी फेरिंग्स ही है, ये भी फेरिंग्स ही है, ये सारी खाली जगह है, सिर्फ हमने इनको बस 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया नामों को। ये यहाँ पे है लैरिंग्स, ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है लैरिंग्स। लैरिंग्स के करीब जो ये वाली सारी खाली जगह है, इसको हम क्या नाम देंगे, लेरिंगोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। तो ये तीनों को मिला के हम लोग ओवरऑल क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली एक नाम देते हैं फेरिंग्स का, ठीक है ना। तो ये इसका जो है फेरिंग्स के ये वाले सारे के सारे पार्ट्स आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। बाकी इंशाल्लाह फिर हम लोग जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।